मैं अपना एक इंटरप्रिटेशन करता हूं आपने जो कहा, क्योंकि मैं कई बार आपके साथ जो इंटरव्यू की थी 370 हटाने के पहले कई बार मैं पूछता था, और इसी फोर्स, इसी पैशन और इसी स्टाइल से वो कहते थे कि हम पूरी तरह से कमिटेड है। और मुझे अभी भी याद है अमित शाह जी कि जिस सुबह 370 और 35A को अबॉलिश की गई, उस सुबह तक लोग कह रहे थे कभी नहीं हो सकता है, कश्मीर जल जाएगा। मुझे आज लग रहा है आप उसी फोर्स और पैशन के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कह रहे हैं, और हमें अभी भी उम्मीद है कि ये अर्णव बाबू का इंटरप्रिटेशन नहीं, मुझे देखिए अमित शाह जी, देखिए मैं थोड़ा इनफॉर्मली आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन आप तो सरकार के बिल्कुल अंदर हैं, आप सरकार चलाते हैं, बाहर के लोग कोई विश्वास नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा चेंज हो सकता है। और आपकी क्लिप जो अभी हमने प्ले की, जो वायरल हुई और अभी तक वायरल है, आपको पता है, वो पाकिस्तान वाली क्लिप की, वो ये किसी ने विश्वास नहीं किया था। मुझे लगता है चेंज तो आप ला सकते हैं, एंड आई थिंक यू विल ब्रिंग द चेंज ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। चले, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। अमित शाह जी, बंगाल में ही नहीं पूरे देश में गृह मंत्री जी, CAA कब लागू होगा? क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कभी भी लागू हो सकता है, और आपका बयान भी आ चुका है कि CAA लागू होकर रहेगा। तो इस पर कोई टाइमलाइन आप कह सकते हैं कि कब होगा? मैं फिर से कहता हूं, CAA ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा, और इस चुनाव के पहले होगा। इस चुनाव के पहले होगा, इस चुनाव के पहले होगा। ये बहुत बड़ी बात कही है आज। मैं तो ये कह सकता हूं कि ये हाहाकार हो गई आपने जो बात अभी कही है। गृह मंत्री जी ने बहुत बड़ी बात हम सबके सामने कही। प्रणव जी, तालियां बज गई, कोई धमाका नहीं। ये बात मैं 10 बार बता चुका हूं। नहीं, मगर आप चुनाव के पहले CAA लागू होगा, इस देश का कानून है, इसको कोई नहीं रोक सकता। फैंटास्टिक। तो नोटिफिकेशन बस आने वाली है, फिर आपको लगता है नोटिफिकेशन तो बस आने वाली है? देखिए, हमें तो ब्रेकिंग न्यूज चाहिए ना। अब आपने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है, आदत से मजबूर हम भी हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, और मुझे लगता है सब लोग इस पर जरूर बात करेंगे, और इसका प्रभाव क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, अगर आप संक्षिप्त में इस पर कुछ कह सके तो। देखिए, CAA कानून कोई नई बात नहीं है जी। कांग्रेस पार्टी कई चीजों को भूल गई है। मत बैंक की लालच में, वोट बैंक की लालच में कई चीजें भूल गई है। जैसे UCC, जी, संविधान सभा का वादा था। इसी तरह से जब देश का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, तब पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश से लाखों की संख्या में हिंदू, बौद्ध, सिख शरणार्थी आ रहे थे, और मार काट हो रही थी। कांग्रेस के ही नेताओं ने, देश के नेताओं ने एक वादा किया था, आप धैर्य रखिए, आप कभी भी यहां आएंगे, आपको ये देश स्वीकार करेगा, आपको नागरिकता देगा। इस वादे पर सभी लोग वहां रहे जी। उनके पर अनेक प्रकार के अत्याचार हुए, धार्मिक प्रताड़ना हुई, धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया, उनकी महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया गया। वो लोग बदलने के लिए भारत की शरण में आए, और अगर आज भारत अपने वो वादे को जो 15 अगस्त 1947 में किया गया है उसको याद नहीं करता है, तो वो ठीक नहीं होगा। करोड़ों लोग इस देश के अंदर नागरिकता के बगैर रह रहे हैं, जो वहां से प्रताड़ित। मुझे कोई बता सकता है, ममता बनर्जी बता सकती है कि वो कहां जाए? कहां जाएंगे वो लोग? वहां उनकी सुरक्षा नहीं है, उनकी महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम भी शरण न दे जी, हम भी उनका स्वागत न करें। भारत में स्वागत है, भारत उनको नागरिकता की भी देगा, और मेरे आपके जितना अधिकार भी देगा, और स्वागत करेगा। से भी हैं जिन्होंने अपने रूल्स को चेंज करके CBI को नहीं घुसने दिया। यह बहुत सीरियस मामला है, और अगर यह झगड़ा और बढ़ जाए तो इसके बहुत इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो आप इसको कैसे रोकेंगे? आप पत्रकार हो, आपको लगता है कि
ये समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी, देश गंभीर संकट में आ जाएगा। मुझे कोई डर नहीं है। डेमोक्रेसी में हर चीज का जवाब जनता दे देती है, जनता सब देखती है। अगर बंगाल में किसी के घर से 52 करोड़ रुपया इकट्ठा मिल जाता है, झारखंड में किसी के घर से 355 करोड़ रुपया कैश मिल जाती है, 25 मनी मशीन कैश गिनते गिनते गर्म हो जाते हैं और ये कहते हैं हम पर एक्शन न लो। क्या कह रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपीए सरकार के खिलाफ 40 केस सिर्फ यूपीए को रजिस्टर करने पड़े। हम ऑपोजिशन में थे, संसद में मामले उठाते थे, पीआई लगाते थे, कोर्ट ऑर्डर करती थी, उनको जांच करनी पड़ती थी। उस वक्त तो आप ही सत्ता में थे भाई। और आज देश में अदालतें हैं, अगर किसी को अन्याय हो रहा है तो अदालत में जाइए, अदालत सुनेगी आपको। मगर वास्तविकता यह है कि 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले कर कर अपने घर भर कर बैठे हुए लोग जांच से डरते हैं और इसीलिए ये हवा खड़ा करते हैं एजेंसियों का। मैं आज उनको कहना चाहता हूं, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले किए, सैकड़ों जांच आपके सामने हुई, जेल में जाना पड़ रहा है। 23 साल से नरेंद्र मोदी सत्ता पर है, मुख्यमंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, 10 साल से हमारी सरकार है। एक चार आने का भी आरोप नरेंद्र मोदी पर हमारे विरोधी भी नहीं लगा पाए। हमने पारदर्शिता से शासन किया है। और मैं आज फिर से एक बार कहना चाहता हूं विपक्ष के मित्रों को, आपके खोखले प्रचार के साथ जनता आने वाली नहीं है। आप इससे एक्सपोज हो रहे हो, आप कानून का साथ नहीं दे रहे हो। अगर आपको कोई ग्रीवेंसेस है तो अदालतों में जाना चाहिए, वहां से प्रोटेक्शन लेना चाहिए। मगर आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, वो तो ठीक नहीं हो रहा है। मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूं। जहां तक संदेश खाली का सवाल है, मैं मानता हूं संदेश खाली की घटनाओं ने बंगाल के शासन को 100% एक्सपोज कर कर रख दिया है। एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में जिस तरह से धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण हुआ है, वो सहन ही नहीं किया जा सकता। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, एड़ी चोटी का जोर लगाकर लड़ेंगे और बंगाल में हम परिवर्तन कर रहेंगे। आपने संदेश खाली पे जो कहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह जी। सब लोग सुनना भी चाहते थे और आज आपकी जो मैसेज है बहुत क्लियरली जा चुकी है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि संदेश खाली के महिलाओं के साथ जिस तरह का अत्याचार हुआ है, और ये अब नहीं, 1-2 महीने से नहीं, ये कई सालों से चल रहा है। और जब हमारी टीम भी वहां गई तो हमारे रिपोर्टर भी अरेस्ट हो गए और रिपब्लिक बांग्ला ने जब सच दिखाया तो हमको भी कुचलने की कोशिश की गई थी। मगर आपने जो आज मैसेज दिया है बहुत बड़ी बात है। बंगाल की परिस्थिति पर मैं चाहता हूं थोड़ा और आप बताएं, आप बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर संदेश खाली नहीं, इसको आप कैसे देखते हैं? हर दिन ऐसे न्यूज में इस तरह की घटनाएं आ रही हैं आजकल। देखिए, बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है। हम सब जानते हैं कि घुसपैठ की समस्या सबसे ज्यादा अब कोई एक राज्य में बची है तो बंगाल में बची है। और मैं बिल्कुल विश्वास के साथ देश की जनता को तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं कि बंगाल से जो घुसपैठ होती है वो स्टेट स्पॉन्सर घुसपैठ है। इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत। स्टेट स्पॉन्सर्ड इन्फिल्ट्रेशन, अपनी वोट बैंक की राजनीति को बढ़ाने के लिए, अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखा जा रहा है। ये बहुत गंभीर समस्या है और बंगाल की जनता भी उसको मान रही है। मैं आज पूरे देश भर के लोगों को बताना चाहता हूं कि देश ने बंगाल के साथ खड़ा रहने की जरूरत है। वहां गंभीर समस्या है जी। ये बॉर्डर स्टेट को हम सब ने गंभीरता से लेने की जरूरत है। बंगाल में भी जागरूकता आई है। हम एक भी सीट नहीं थे, हम 18 जीते। इस बार हम 25 का आंकड़ा पार कर कर पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे 2 एमएलए थे, 77 बने हैं। मजबूत विपक्ष के रूप में हमारी भूमिका अदा कर रहे हैं। बंगाल में जो शासन है वो भ्रष्टाचारी है। बंगाल में जो शासन है वो धर्म के आधार पर एपीसमेंट करने वाला शासन है। बंगाल में जो शासन है वो न्यायी शासन है। देश की
सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि वहां परिवर्तन हो और भारतीय जनता पार्टी वहां संघर्ष कर रही है। मैं बंगाल की जनता को भी विनती करने आया हूं कि आप हमारा समर्थन करिए। मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी मजबूत प्रतिनिधित्व बंगाल से एक बार भेजिए। हम बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाना चाहते हैं, उसमें आपका साथ और साथ। जी, ये बहुत बड़ी बात कही है आपने। दो हेडलाइन तो है। पहली बात उन्होंने कही कि सरकार की, राज्य सरकार की स्टेट स्पॉन्सर्ड इन्फिल्ट्रेशन है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हर बार स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि बीएसएफ का दोष है। और दूसरी बड़ी बात आज आपने कही कि 18 नहीं 25 से ज्यादा 42 में से आउट ऑफ 42 more than 25 seats he says is going to be the target for the BJP in Bengal. That's a big headline. अमित शाह जी, राम मंदिर, धारा 370 और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन लॉ, ये ऐसा मुद्दा है अमित शाह जी, जब भी हम कोई हमारे नेटवर्क पे इस पर बात करते हैं हर बार मिनटों के अंदर ये सब्जेक्ट ट्रेंड करता है, यानी कि बहुत मास सपोर्ट है। आप इधर ही हमारे ऑडियंस को पूछ ले, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए टाइडल वेव ऑफ सपोर्ट है। तो एक हर बार जब, और आपको नहीं, आप ही इस पर हमें क्लैरिटी देते। राज्यों में हो रहा है, अभी उत्तराखंड की बात हुई कि एक एक करके राज्यों में होगा, मगर कई लोग चाहते हैं कि जैसे ट्रिपल तलाक वाज अ नेशनल लेवल पे चेंज की गई, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में कब आएगी, इस पर प्लान क्या है? इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं, उसके पहले आप अगर थोड़ी क्लैरिटी दे दे तो। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जी धर्म के साथ जोड़कर दिखा गया है। मैं आज देश की जनता को बताना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा तो है ही। जब से हमारी पार्टी की स्थापना हुई 1950 से, तब से हम कहते हैं कि हम पावर में आएंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के अंदर लाएंगे। परंतु संविधान सभा ने भी आर्टिकल 44 में, आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट में एक कहा है कि इस देश के विधानमंडल और संसद उचित समय पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। जी, अगर आप पंथ निरपेक्ष देश की कल्पना चाहते हैं, पंथ निरपेक्ष राज्य की कल्पना चाहते हैं,